महाराष्ट्र का सियासी संकट अभी खत्म नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील में काफी बहस हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने शिंदे गुट से काफी तीखे सवाल पूछे थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को फटकार भी लगाई थी। असली शिवसेना किसकी है और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं, इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी जाएंगी। पिछली सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत है। हम अभी भी शिवसैनिक हैं और हमारे पास 39 विधायकों का समर्थन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं अगर वो अलग हुए गुट का किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शिवसेना पर कब्जे की इस लड़ाई में अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को कोई फैसला न लेने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने इस बारे में कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पहले ही शिवसेना के कब्जे के दावे पर 8 अगस्त तक दोनों पक्षों से दस्तावेज जमा कराने का आदेश दे चुका था। आयोग को ये तय करना है कि असली शिवसेना किसके पास है। वहीं इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत की ईडी हिरासत को 22 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट को लेकर भी बीजेपी और शिंदे गुट के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। खबरों के मुताबिक बीजेपी के वादे से पीछे हटने के चलते सरकार में मंत्रियों की एंट्री नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मामला सुलझाने तक विस्तार करने के मूड में नहीं है। हाल ही में शिंदे करीब 7 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र का सियासी मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। इस बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आज संसद भवन में विदाई दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम सब यहाँ सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को उनके कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद देने के लिए मौजूद है। ये सदन के लिए काफी भावुक पल है। सदन के कई ऐतिहासिक क्षण आपकी गरिमामयी उपस्थिति से जुड़े हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का विदाई समारोह के दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, देश को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अनुभव मिलता रहेगा। आपने सभी भूमिकाओं को अच्छे से निभाया। मैंने आपको अपनी कई भूमिकाओं में देखा है। हम लोग लोकतंत्र के बारे में आपसे काफी कुछ सीख सकते हैं। आप हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। नायडू जी के वन लाइनर विन लाइनर होते हैं। आपको बता दें कि मुहर्रम और रक्षाबंधन के कारण मंगलवार और गुरुवार को सदन की कोई बैठक नहीं होगी। सदन के सभी सदस्यों की ओर से सोमवार शाम को जीएमएससी बालायोगी सभागार में नायडू के लिए एक और विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में पीएम मोदी वेंकैया नायडू को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, जबकि राज्यसभा के उपसभापति विदाई भाषण देंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में नायडू के कार्यकाल से जुड़े एक प्रकाशन को भी पीएम मोदी जारी करेंगे। इसके बाद रात्रि भोज का आयोजन होगा, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए जाने के एक दिन बाद जगदीप धनखड़ ने रविवार को वर्तमान उपराष्ट्रपति नायडू से मुलाकात की थी। धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश का उपराष्ट्रपति निवास में नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू ने स्वागत किया। इस दौरान वेंकैया नायडू ने अपने उत्तराधिकारी को अंग वस्त्र भेंट किया। उनकी ये बैठक 30 मिनट से अधिक चली और बाद में नायडू ने धनखड़ के साथ आवास और सचिवालय का दौरा किया था। जगदीप धनखड़ अब देश के उपराष्ट्रपति हैं, जो 11 अगस्त को शपथ लेंगे। बीजेपी और जेडीयू के बीच की दूरियां अब बहुत बढ़ गई हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं से मिलने को भी तैयार नहीं है। बीजेपी के सवालों का जवाब देने की कमान पार्टी अध्यक्ष लल्लन सिंह ने संभाल ली है और वो खुलकर हमले कर रहे हैं। लल्लन सिंह ने साफ कर दिया है कि जेडीयू मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होगा। 2019 में हमने जो फैसला लिया था, हम आज भी उस पर बने हुए हैं। आरसीपी सिंह बीजेपी कोटे से केंद्र में मंत्री बने थे, हमारे कोटे से नहीं, और ये बात खुद आरसीपी सिंह ने कबूल की है। लल्लन सिंह ने कहा कि मैंने अखबार में आरसीपी सिंह का बयान पढ़ा, जिससे मेरी कही बात प्रमाणित हो गई है। आरसीपी सिंह ने फोन पर नीतीश कुमार को सूचित किया था कि बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाने का फैसला लिया है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा था कि जब सब कुछ आप लोगों ने तय कर लिया है तो जाइए मंत्री बन जाइए। अरे भाई, बीजेपी तय करेगा कि जेडीयू का कौन सा मंत्री बनेगा। अगर बीजेपी जेडीयू का मंत्री तय करेगा तो आरसीपी सिंह क्या कर रहे थे।
जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में विधायकों की राय जानी जाएगी, जो भी फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। आज हम इतना कह सकते हैं कि हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन अभी चल रहा है। कल क्या होगा या 2024 में क्या होगा ये भविष्य की बात है, इस पर कोई दावा हम नहीं कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ हुए धोखे का जिक्र भी किया। लल्लन सिंह ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू को कम सीटें मिली। इसके पीछे पार्टी का जनाधार कम होना नहीं था, बल्कि जेडीयू के खिलाफ साजिश रची गई थी और ये साजिश हमारे सहयोगी ने रची थी। पार्टी अब सचेत है, अब कोई चिराग पासवान जेडीयू को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।